हेलो फ्रेंड्स। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए आधुनिक बिहार का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। अगर आप आधुनिक बिहार का इतिहास नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, 3 वीडियो उसका अपलोड कर दिया गया है और उन्हीं तीनों वीडियो से आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, हर बारी उसी से क्वेश्चन आया है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ठीक है, पहला टॉपिक है बिहार में तुर्क शासन। सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगा तुगान खां भी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। अब देखिए, आप लोग तुर्क शासन के बारे में पहले भी ये सब पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश के गुलाम वंश, तुगलक वंश। इसमें केवल आपको देखना है कि बिहार से रिलेटेड क्या फैक्ट्स है, क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल इतिहास जब पढ़ रहे होते हैं, भारत का इतिहास, तो उसमें ये सब छोटा छोटा फैक्ट्स नहीं दिया होता है जो कि किसी स्टेट के लिए ज़रूरी हो, किसी स्टेट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो, इसलिए उसको अलग से देखना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चैप्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ इल्तुतमिश के द्वारा जो नियुक्त सूबेदार थे कौन कौन, उन लोगों का नाम दिया हुआ है। एक थे सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां। तो याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार कौन थे, सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां। सन 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरील खां ने विद्रोह किया, जिसका दमन बलबन ने किया। ठीक है, तो हम लोग बंगाल के बारे में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बिहार उस समय बंगाल में ही मिला हुआ था। ठीक है, तो 1279 में बंगाल में तुगरील खां ने विरोध किया था, विद्रोह किया था, जिसका दमन बलबन ने किया। और सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां भी याद रखेगा, क्योंकि इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। कहाँ के सूबेदार थे, तो बिहार के सूबेदार थे। ठीक है, बिहार क्षेत्र के थे, उस समय बिहार कोई स्टेट तो था नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा सक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा, जिसमें सक्र सिंह पराजित हुआ। तो क्या आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा सक्र सिंह के विरोध में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान भेजा था, जिसमें कौन पराजित हुआ था, सक्र सिंह जो था, वहाँ दरभंगा का राजा जो था वह पराजित हुआ था। तो दरभंगा देखिए बिहार में है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दरभंगा के राजा कौन थे, तो सक्र सिंह। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके विरुद्ध जो सैनिक अभियान भेजा था, उसमें उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो शेख मोहम्मद इस्माइल कर रहा था। गयासुद्दीन तुगलक, या अब तुगलक वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने 1224 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव राय को हराया। तो याद रखिएगा कि गयासुद्दीन जो तुगलक थे वह 1324 ईस्वी में जब वह बंगाल के अभियान से वापस लौट रहे थे, तो कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे हरि सिंह देव, उसको हराए थे। ठीक है, तो बंगाल अभियान से जब वो वापस लौट रहे थे, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं, उसको आप याद रखिए कि इल्तुतमिश ने किसे सूबेदार नियुक्त किया था, तो सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां। 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरील खां के विद्रोह किया था और उसका दमन किसने किया, बलबन ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा का जो राजा था सक्र सिंह, उसके लिए सैनिक अभियान उसने भेजा था। शेख मोहम्मद इस्माइल उसका नेतृत्व कर रहा था। गयासुद्दीन तुगलक जो थे 1324 ईस्वी में बंगाल का अभियान से वापस लौट रहा था। कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे हरि सिंह देव, उसको हराए थे। ठीक है, चलिए बिहार में तुर्क शासन आगे थोड़ा और देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मजदूल मुल्क था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन था बिहार का सूबेदार, मजदूल मुल्क। ठीक है, और गुलाम वंश के समय कौन था, सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां। इसको इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया। यहाँ से मोहम्मद तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद तुगलक का एक सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह ऑप्शन में आपको तिरहुत दे सकता है या तुगलकपुर भी दे सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है कि तिरहुत ही देगा, क्योंकि तुगलकपुर से शायद हो सकता है रिलेट कर लें। तो तुगलकपुर किसको कहा जाता है, तिरहुत को भी कहा जाता है। ठीक है,
1394 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद द्वारा ख्वाजा जहां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो बिहार का सूबेदार को नसरुद्दीन महमूद जो था वह भी तुगलक वंश का था। ठीक है, तो उसको कहाँ का ख्वाजा जहां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो जब जब सूबेदार किसको किसको नियुक्त किया गया है जरूर याद रखिएगा। हम लोग देखिए गुलाम वंश के टाइम में जो इल्तुतमिश ने किया था, सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मजदूल मुल्क, और नसरुद्दीन महमूद के समय में ख्वाजा जहां। ठीक है, आगे देखते हैं। लोदी शासन काल में सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो देखिए लोदी शासन में सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। आप एक जगह लिख लीजिए सारा कि कब कब किसको किसको सूबेदार नियुक्त किया गया है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं। सूफी संत हजरत सरमुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल असफिया से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी मिलती है। तो यह सूफी संतों के बारे में लिखा हुआ कि इन लोगों से क्या पता चलता है, तुगलक शासन के बारे में, बिहार में तुगलक शासन की जानकारी मिलती है। हजरत सरमुद्दीन याहिया मनेरी, मलफूजात और मनाकिबुल असफिया। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है, जिसका आकर्षण इसका गुंबद है। तो बिहार शरीफ में कौन सा पहाड़ी है? पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा। ठीक है, तो याद रखिएगा मलिक बया का मकबरा कहाँ पर है? बिहार शरीफ में है। और यह तुगलक कालीन स्थापत्य मतलब तुगलक के काल में यह स्थापित किया गया था। मलिक बया का मकबरा यह बिहार शरीफ में है। ठीक है, आगे देखते हैं मिथिला के कर्नाट शासक, जिसका कर्नाट शासक का देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी था कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से वापस लौटते समय कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था हरि सिंह देव, उसको हराया था। उसी का अब हम लोग देखते हैं मिथिला के कर्नाट शासक। मिथिला तिरहुत में नान्य देव ने कर्नाट वंश की स्थापना किया तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। तो कौन कर्नाट वंश का मतलब की स्थापना किया था? तो पहले याद रखिएगा नान्य देव। और मिथिला तिरहुत मतलब जगह का जो जगह था वह मिथिला तिरहुत था। ठीक है, कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के शासन काल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण कब हुआ था? उस समय कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो नरसिंह देव थे। ठीक है, हरि सिंह देव के शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक का, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके कि हरि सिंह देव के शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से लौटते समय हरि सिंह देव ने नेपाल, और उस समय हरि सिंह देव के टाइम में जब बंगाल के अभियान से गयासुद्दीन तुगलक वापस आ रहे थे तब उन्होंने आक्रमण किया था, और हरि सिंह देव जो थे वह नेपाल पलायन कर गए थे। हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। ठीक है, पंजी प्रबंध का विकास हुआ, याद रखिएगा। 2-3 फैक्ट्स है। नान्य देव कर्नाट वंश के शासक मतलब कि उन्होंने स्थापना किया था, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। बख्तियार खिलजी कब आक्रमण किया था? नरसिंह देव के टाइम में। और गयासुद्दीन तुगलक कब किया था? हरि सिंह देव के टाइम में। हरि सिंह देव के समय में ही पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। बिहार में चेरो राजवंश के बारे में देखते हैं। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। ठीक है, तो पाल वंश जब खत्म हुआ उसके बाद क्या शुरू हो गया? बहुत सारा जनजातीय राज्य शुरू हुआ, जिसमें चेरो राजवंश भी एक प्रमुख था। चेरो राजा के शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। अब ये सब इलाका है कि आपसे पूछा जा सकता है कि चेरो राजवंश जो था वह कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, ये 5 एरिया याद रखिए। शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू। ठीक है, 1611 ईस्वी में उज्जैनों तथा चेरो राज्यों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए। तो 1611 में उज्जैन और चेरों के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए थे। ठीक है, नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए। चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो जगदीशपुर का जो मेला है वह किसने आरंभ किया?
फूलचंद को, ठीक है, फूलचंद ने, चेरो राजा फूलचंद ने। मोदनी राय पलामू क्षेत्र में चेरो का प्रमुख राजा था। मोदनी राय, ठीक है, तो चेरो का प्रमुख राजा कौन था पलामू क्षेत्र में? मोदनी राय। 1660 ईस्वी में चेरो राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया चेरो राज्य को? 1660 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, पाल वंश के खत्म होने के बाद चेरो राजवंश शुरू हुआ था। कौन कौन सा इलाका था? शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू। और 1611 में चेरो और उज्जैनों के बीच लड़ाई हुआ था। नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन जीत गए थे। फूलचंद जो थे, चेर राजा फूलचंद, उन्होंने ही जगदीशपुर का मेले का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। और पलामू क्षेत्र में चेरों का प्रमुख राजा कौन था? मोदनी राय। 1660 में इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इतना बात आपको याद रखना है। बिहार में अफगान शासन देखते हैं। शेरशाह फरीद खां, ठीक है, बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां सूरी का पुत्र था, जिसे बहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि मिली थी। तो यह शेरशाह का नाम शेरशाह क्यों पड़ा था? उसको पहले जो बहार खान लोहानी थे, उसका उन्होंने शेरों से रक्षा किया था, इसलिए उनको शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। और यह सासाराम के जागीरदार हसन खां सूरी, इनके पिता का नाम था हसन खां सूरी, सासाराम के जागीरदार थे। तो इतना आपको याद रखना है। शेर खां का सबसे पहले नाम क्या था? फरीद खां, शेरशाह का, ठीक है, शेरशाह का नाम था फरीद खां। वह, उसके पिता का नाम हसन खां सूरी, ठीक है, सासाराम के रहने वाले थे। और बहार खां ने उनको शेर खां की उपाधि दी थी। 1534 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद को हराया था, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है, 1534 में शेरशाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद को हराया था। 29 जून 1539 को शेरशाह ने चौसा के युद्ध में शासक हुमायूं को परास्त करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करके आगरा में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। शेरशाह ने डाक प्रथा तथा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। तो ये आपको पता है, ग्रांड ट्रंक रोड, और शेरशाह ने डाक प्रथा चलवाया था, ठीक है। मारवाड़ अभियान के दौरान शेरशाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। चलिए, तो इसमें क्या क्या, ये जो पोर्शन है बिहार में अफगान शासन, यह तो आप मुगल वंश के समय में भी पढ़े होंगे, इसलिए इसमें आपको काफ़ी सारा चीज़ याद होगा। तो बस याद रखिएगा कि इनका बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है, और इनके पिता का नाम हसन खां सूरी था। इनको शेर खां की उपाधि कौन दिया था? बहार खां, ठीक है। और सूरजगढ़ का युद्ध किसके साथ हुआ था? गयासुद्दीन महमूद के साथ हुआ था, बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद, 1534 ईस्वी में। उसके बाद चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। और किसके साथ हुआ था? हुमायूं के साथ हुआ था, परास्त कर दिया था हुमायूं को। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। शेर खां ने डाक प्रथा चलाया, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। मारवाड़ अभियान के दौरान क्या कहा था? मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, यह कब कहा था? तो मारवाड़ अभियान के दौरान कहा था। आगे है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी 32 अंक का प्रयोग किया तथा कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत की। तो यह याद रखिएगा, सिकंदरी गज या सन की डंडी का 32 अंक का था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। और किसने शुरू करवाया था? या शेरशाह ने शुरू करवाया था। कबूलियत और पट्टा प्रथा भी शुरुआत करवाया था। शेरशाह ने चांदी का रुपया कितना का होता था? यह 180 ग्रेन का होता था, यह जरूर याद रखिएगा, चांदी का रुपया 180 ग्रेन का। तांबे का दाम 380 ग्रेन का, ठीक है। चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम में 164 का अनुपात था, ठीक है, 164 का अनुपात था। तो याद रखिएगा ये सब बात, जो कि रेड बॉक्स में डाला गया है, ठीक है। चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था, तांबे का दाम 380 ग्राम का था, 380 ग्रेन का था, सॉरी ग्राम नहीं, 380 ग्रेन का था। और चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम में
164 का अनुपात था। ठीक है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसका निर्माण कार्य का आरंभ शेरशाह ने किया, किंतु पूरा इस्लाम शाह ने किया। तो इस्लाम शाह इनका पुत्र था। ठीक है। तो इनका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में स्थित है। और इसने शुरू करवाया था, लेकिन पूरा किसने करवाया? इनका जो पुत्र था इस्लाम शाह। ठीक है। तो आगे का, अब हम लोग इसके आगे का मध्यकालीन एक और पार्ट आएगा इसका। ठीक है। तो अगले पार्ट में भी आप मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखिएगा। थैंक यू।